हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अमेरिकी महाद्वीप पर यूरोपियों का आगमन हुआ और वहाँ की जो सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम मूल निवासियों के विस्थापन की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यूरोपीय साम्राज्यवाद से। तो आप जानते हैं कि जिस समय क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो यहाँ मूल निवासी रहा करते थे और कुछ वर्षों तक यहाँ स्पेन और पुर्तगाल ने अपनी उपनिवेश बनाए और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो फिर दूसरे यूरोपीय देश थे वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए, जैसे फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, ऐसे यूरोपीय देश। इन यूरोपीय देशों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि एशिया, अफ्रीका, यहाँ भी अपने उपनिवेश जो हैं वो बसाने शुरू कर दिए थे। और इस के साथ साथ ही बहुत से जो अप्रवासी हैं वो भी यूरोप से आकर यहाँ बसने लगे थे। इनके कारणों की भी हम चर्चा करेंगे। तो जब ये अप्रवासी लोग यहाँ बसने के लिए आने लगे तो मूल निवासियों को इन्होंने अपने स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया। और जो यूरोपीय लोगों की इस तरह की जो बस्तियाँ हुआ करती थी उनको कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। और जब ये यूरोप से आए हुए लोग अपने मातृ देशों से स्वतंत्र हो गए तो फिर उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। और इसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत से एशियाई देशों के लोग भी इन देशों में आ बसे। और अगर हम आज की दिनांक की बात करें तो आज ये यूरोपियाई और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा है और मूल निवासियों की जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है। और शहरों में तो ये बड़ी ही मुश्किल से नज़र आते हैं और यहाँ तक कि वो ये भी भूल चुके हैं कि कभी ये देश जो था, कभी इस देश की अधिकतर जो हिस्सा था वो उनके ही कब्ज़े में था। और बहुत से नदियों, शहरों के नाम भी हैं जो कि देशी जो अमेरिकी भाषा हुआ करती थी उसी के नाम पर बने हुए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ ओहियो, मिसिसिपी ये देसी नाम है। इसी तरह कनाडा ये भी देसी नाम ही है जिसका मतलब गांव से हुआ करता था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भाई ये यूरोपीय लोग यहाँ आए क्यों, तो इसमें इनके व्यापारिक हित थे। व्यापार के चलते अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने अमेरिका का रुख किया और धीरे धीरे सभी यूरोपीय देश जो हैं वो इस व्यापारिक दौड़ में शामिल हो गए। और जब इन्होंने यहाँ आकर देखा कि भाई राजनीतिक सत्ता कमज़ोर है तो इन्होंने आसानी से स्थानीय शासकों को हरा दिया और अपने जो इलाके हैं उनका विस्तार कर लिया। तो अगर हम 18वीं सदी के बारे में बात करें तो वहाँ पर मुनाफे की संभावना ही थी जिसने लोगों को यहाँ बसने के लिए प्रेरित किया। और धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ अपने नियंत्रण में भी ले लिया। इसके बाद इन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण करवाया जिससे कि यातायात के साधनों का विकास हो सके और इसमें भी सामान जो है एक स्थान से आसानी से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। प्राकृतिक संसाधन यहाँ बहुत ज़्यादा थे तो बहुत सी खदानें भी खुदवाई गई। बड़े बड़े बागान, चाय, कॉफ़ी इनके स्थापित किए गए, फलों के। इसके बाद काफ़ी सारे लोग जो थे यूरोप से वो यहाँ आकर बसे और उनके लिए जो शब्द है वो सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया। और यहाँ भी ये सेटलर जो शब्द है इसका जो है अलग अलग मतलब था। अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर डच लोगों के लिए सेटलर का प्रयोग होता था और आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के लिए सेटलर शब्द। और अमेरिका के अंदर सभी जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए सेटलर यानी कि आबादकार, जो कि आबादी है, उसके लिए प्रयोग होता था। और उपनिवेशों की अगर भाषा की बात करें
तो राजभाषा अंग्रेजी ही थी। हाँ, कनाडा के अंदर ये भाषा फ्रांसीसी थी। अब देखते हैं जो इस नई दुनिया को यूरोपीय लोगों ने नाम दिए, उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका शब्द अमेरिगो वेस्पुकी नामक एक लेखक थे, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा की और अपना जो यात्रा वृत्तांत है, अपनी यात्रा का जो विवरण है वो लिखा, और उसके छपने के बाद उन्हीं की याद के अंदर इसे नई दुनिया को अमेरिका कहा गया। कनाडा शब्द, कनाडा जो है वो कर्नाटा शब्द से निकला हुआ है, और इस भाषा के अंदर मतलब स्थानीय भाषा के अंदर कनाटा का मतलब था गांव, तो उससे ये शब्द कनाडा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रल शब्द जो है वो लैटिन शब्द है, और इसका मतलब दक्षिण होता है, दक्षिण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि थी, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया शब्द इसका नाम रखा गया, इस देश का। इसी तरह न्यूजीलैंड, तो हॉलैंड के तस्मान थे जिन्होंने ये नाम दिया। तो यहाँ न्यू से मतलब था नया, और डच भाषा में जो समुद्र को जी कहा जाता था, तो नया समुद्र, समुद्री भूमि, तो इसे न्यूजीलैंड नाम दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। किस प्रकार का यहाँ भूगोल था, किस प्रकार यहाँ लोग रहा करते थे, इस संबंध में चर्चा करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वो उत्तर ध्रुवीय व्रत से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। इसके साथ ही पश्चिम में अगर बात करें तो एरिज़ोना पर्वत श्रृंखला थी ये, और नेवाडा की मरुभूमि है। इसके अलावा पूर्व के अंदर विशाल मैदानी इलाके, झीलें, पर्वतों की घाटियाँ आदि हैं। दक्षिण में मैक्सिको है। कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है वो 40% वनों से घिरा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं है। तेल, गैस, खनिज ये बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। और आजकल की बात की जाए तो यहाँ बहुत सी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, मकई, फल, इनका जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मछली उद्योग भी यहाँ काफ़ी विकसित है। और ये जो उद्योग हैं इनका अगर हम बात करें तो पिछले 200-250 साल के अंदर ही इनका विकास हुआ है, और इस विकास में यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों का हाथ ज़्यादा है। और जब तक ये यूरोपवासी यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले जो मूल निवासी है वही हज़ारों सालों से यहाँ रह रहे थे। अब नज़र डालते हैं मूल निवासियों पर, किस प्रकार ये रहा करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो उत्तरी अमेरिका में है, जो सबसे पहले मनुष्य का जो आगमन है, मनुष्य जो आए वो आए एशिया से, एशिया के बेरिंग स्ट्रेट्स के रास्ते से आए लगभग 30,000 साल पहले। और फिर थोड़े समय के बाद में ये दक्षिण की तरफ आगे बढ़े, और लगभग 5,000 साल पहले यहाँ की जो जलवायु है वो स्थिर हुई, और जिससे यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ गई। इनकी जीवन शैली की बात करें, रहन सहन की बात करते हैं, तो ये लोग जो है नदी घाटियों के अंदर गाँव में रहा करते थे, समूह बनाकर रहते थे, फसलें उगाते थे, लेकिन फसलों का उत्पादन ये उतना ही करते थे जितनी इनको आवश्यकता है। इनका कुछ अधिशेष नहीं रहा करता था, यानी कि व्यापार नामक चीज़ नहीं थी। इसके अलावा मछली, मांस, इनका भी प्रयोग करते थे, और मांस के लिए ये यात्राएं भी कर लिया करते थे। और इसके लिए इन्हें मुख्य रूप से जंगली भैंसें हुआ करते थे, जिनको बाइसन कहा जाता था, उनकी तलाश रहती थी। यहाँ भी ये ध्यान रखते थे कि भाई आगे जो है जीवन में इनके शिकार को कमी ना हो, और ये उतने ही जानवरों को मारते थे जितनी कि इनके लिए आवश्यकता हुआ करती थी, जितनी इनको भोजन के लिए आवश्यकता थी। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो इनकी थी वो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब है कि ये केवल उतना ही उत्पादन किया करते थे जितना कि इनके जीवन के लिए आवश्यक था। व्यापार करने के लिए ये उत्पादन नहीं किया करते थे।
और कुछ भी इनका शेष नहीं रहा करता था। और इसी कारण से ये अमेरिका के अंदर किसी प्रकार का साम्राज्य इन कबीलों का नहीं था। और उससे भी बड़ी बात थी कि ये ज़मीन पर अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार, इसकी कोई चिंता नहीं करते थे। बस भोजन और आश्रय इतने पर ही संतुष्ट थे। इस वजह से इनमें झगड़े भी बहुत कम हुआ करते थे, लड़ते झगड़ते भी नहीं थे। और अगर व्यापार के बारे में बात करें तो इनका जो व्यापार था वो आदान प्रदान ही था। यानी कि किसी प्रदेश में कोई वस्तु नहीं होती थी तो ये दूसरे जो इलाका हुआ करता था तो ये उनका आदान प्रदान किया करते थे और उसको ये उपहार माना करते थे। यानी कि ये मिलजुल कर रहा करते थे, संबंध भी इनके आपस में मैत्रीपूर्ण हुआ करते थे। और जब किन्हीं दो कबीलों के अंदर कुछ आपसी समझौता हुआ करता था तो ये जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये कुछ एक नमूने हैं। ऐसी बेल्ट, इसको वेम्पुम बेल्ट कहा जाता था, इसका आदान प्रदान किया करते थे, मतलब आपस में उपहार के रूप में, समझौते के रूप में। और ये बड़ी अच्छी कुशलता के साथ धागे से, सीपियों से सिल के बनाई जाती थी। और अगर इनकी हम भाषा की बात करें तो जो यहाँ अमेरिका के जो मूल निवासी थे बहुत सी भाषाएं बोला करते थे, लगभग 100 के आसपास, लेकिन ये लिखी नहीं जाती थी। लेकिन उन्हें बहुत सी बातों का पता था, जैसे कि टाइम की गति जो है, समय की गति है वो चक्रीय है। जलवायु को भी ये बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसके अलावा इनके पास अपने जो कबीले की जो जानकारी है, इतिहास की जानकारी है, वो भी इनके पास पूरी हुआ करती थी। और कारीगर तो ये कुशल हुआ ही करते थे, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। और वस्त्र भी बहुत अच्छे से बनाया करते थे। अब बात करते हैं, जिस समय यूरोपीय लोग यहाँ आए तो मूल निवासियों का उनसे किस प्रकार मुकाबला हुआ। अब आप जानते ही हैं कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की सफलता प्राप्त की। चले तो वो भारत की खोज करने थे, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। और इसके बाद सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल और फिर अन्य यूरोपीय देशों ने यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए। और जिस समय यहाँ समाचार मिला कि भाई सोना चांदी भी है, तो अन्य देशों के जो नागरिक थे, व्यापारी थे, वो भी यहाँ चल पड़े और इस वजह से उपनिवेश स्थापित करने के लिए। और नए नए स्थानों की खोज भी हुई, जैसे 1497 ईस्वी में जॉन कैबॉट ने न्यू फाउंडलैंड पहुँचने में सफलता पाई। इसी तरह 1534 के अंदर जैक कार्टियर वो सेंट लॉरेंस पहुँचे और वर्जीनिया, इसको उपनिवेश बनाया अंग्रेज़ों ने 1607 ईस्वी में। और इसी तरह 1608 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक को अपना उपनिवेश बना लिया। और कई व्यापारी जो है यहाँ पहुँचे थे, जो व्यापार के लिए, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई ये देख के कि ये जो मूल निवासी हैं, इनका जो व्यवहार है बड़ा ही मित्रतापूर्ण और जोश से भरा हुआ है। और यहाँ प्राकृतिक चीज़ों की साथ में मछली, रोएदार खाल, इसकी बहुतायत थी। और व्यापारी आए भी शुरू में इसी के लिए थे। और जो स्थानीय लोग थे वो शिकार करने में बहुत ज़्यादा दक्ष थे, तो उन्होंने इन व्यापारियों का पूरा साथ दिया, जिससे इन जो व्यापारियों को है बहुत लाभ हुआ। उसके बाद जब व्यापार की दृष्टि से अपना सामान बेचने के लिए इन व्यापारियों ने बाज़ार ढूंढा तो वो इन्हें मिला नहीं। कारण था कि जो मूल निवासी हैं वो व्यापार करते ही नहीं थे, खरीदना बेचना ये सब वो जानते ही नहीं थे। वो सिर्फ अपनी वस्तुओं का जो है वो आदान प्रदान किया करते थे। और इस काम के लिए जो ये एक नदी थी मिसिसिपी, वहाँ पे नियमित रूप से जमा हुआ करते थे और अपनी जो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करते थे। और जब यूरोपीय व्यापारियों को ये बात पता चली तो वो भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो ये जमा हुआ करते थे वहाँ ये शामिल होने लगे। और ये इन्होंने मूल निवासियों को उपहार के तौर पर ही, क्योंकि व्यापार तो वो करते ही नहीं थे, तो उपहार के तौर पर कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें, शराब ये देनी शुरू की। अब इसमें से कंबल जो थे वो सर्दी रोकने के लिए सहायक हुआ करते थे, तो उपयोगी थे। इसी की तरह लोहे के बर्तन
थे ये भी मिट्टी के बर्तनों की बजाय ज़्यादा उपयोगी थे। बंदूकें शिकार करने के लिए तीर कमान की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी थी। तो मूल निवासियों ने ये सब चीज़ें दी और बदले में तो कई बार वो सोना चांदी भी दे दिया करते थे। इसके बाद शराब यानी कि नशा। यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों को शराब से परिचित करवाया। उससे पहले वो शराब नहीं जानते थे और बहुत जल्द ही ये शराब के आदी भी हो गए। और आप जानते ही हैं बच्चों, नशा तो एक बहुत बुरी लत है। तो और इसी जो लत है, आदत का जो यूरोपीय व्यापारियों ने फ़ायदा उठाया। किस तरीके से इन्होंने मूल निवासियों पर अपनी शर्तें थोपी और सफल भी हो गए। और बच्चों, ना सिर्फ शराब बल्कि इन यूरोपियों ने मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। इससे पहले यूरोपीय जो तंबाकू नहीं खाते थे, तो तंबाकू की आदत इन्होंने मूल निवासियों से ग्रहण की। आज के लिए इतना ही। अगले खंड में हम मूल निवासी और यूरोपीय लोग आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचा करते थे, इस बारे में चर्चा करेंगे। हैव ए गुड डे।